20 साल बाद अपना माई बाबू के छोड़ के हमरा भी अली। अरे जेकरा तू देखले तक ना रही तू अपना माई बाप के छोड़ करके हमरा भी अली, उनका से जाके पूछो क्या तू देखा तारू। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा। इस बुलेटिन में आपको छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है और इस पर किसी तरह का सवाल उठाना सही नहीं। तेजस्वी यादव के खिलाफ संज्ञान लेने की एनडीए नेताओं ने की मांग, कहा 2-2 वोटर कार्ड रखने पर होनी चाहिए जांच। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग पर बोला हमला। मुकेश सहनी ने किया दावा, बिना वीआईपी के बिहार में किसी पार्टी की नहीं बनेगी सरकार। कहा, एनडीए गठबंधन के नेता अपने पाले में करने के लिए कर रहे हैं संपर्क। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग का किया निरीक्षण। कहा, आपातकालीन संचालन केंद्र है बहुत उपयोगी। और आज पवित्र सावन माह का अंतिम सोमवार है। शिवालयों में भक्तों की देखी जा रही है भीड़। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है और इस पर किसी तरह का सवाल उठाना सही नहीं है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के 2 वोटर आईडी कार्ड मामले में आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव खुद को भावी मुख्यमंत्री बताते हैं और ऐसे में इस तरह का भ्रम फैलाना गलत है। और ये एसआईआर पर झूठ बोलते बोलते अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया। और ये एक ऐसा संवैधानिक संस्थान है, इसको भी ये कभी नहीं बख्शा। गाली देने का काम, क्या क्या नहीं कहा। तो जो अपने को भावी चीफ मिनिस्टर मानते हैं, अगर तेजस्वी यादव इतने नीचे झूठ बोल करके भ्रम फैलाएंगे, वो संस्थान तो आखिर अपना कानूनी कार्रवाई करेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है। एनडीए नेताओं ने एफआईआर दर्ज करने की मांग तेज कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। 2 अलग अलग वोटर आईडी रखने के मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग ने तेजस्वी यादव से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है और तय समय सीमा के भीतर लिखित जवाब देने को कहा है। मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव के नाम पर 2 एपिक नंबर RAB 0456228 और RAB 2916 मौजूद हैं। इनमें से पहला नंबर 2020 के नामांकन पत्र और 2015 की मतदाता सूची में भी दर्ज था, जबकि दूसरा नंबर अस्तित्वहीन पाया गया है। चुनाव आयोग को संदेह है कि ये दूसरा एपिक नंबर फर्जी हो सकता है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी को एपिक कार्ड का विवरण आयोग को उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि इसकी गहन जांच की जा सके। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को दावा किया कि उनका नाम ही मतदाता सूची से गायब है और उन्होंने चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी कवायद को सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश की। हालांकि चुनाव आयोग ने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव का नाम नहीं कटा है और वोटर लिस्ट जारी कर दी। अब भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि आखिर उनके 2 एपिक नंबर कैसे हैं? 2 एपिक कार्ड नंबर कैसे हैं तेजस्वी यादव जी के पास? क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड थे? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है?
दो एपिक नंबर को लेकर अब तेजस्वी यादव फंस गए हैं। तेजस्वी के गलत बयानी पर जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं राजद की अपनी ही दलील है। सिर्फ एक एजेंडा या एक अपनी मंशा के तहत किसी संवैधानिक संस्था को बदनाम या उसकी प्रक्रिया को दूषित साबित करने की कोशिश न की जाए। तो जांच का भी विषय है कि कैसे दो जगह नाम था, और जब आपका नाम था तो क्यों गलत बोल रहे थे आप। इलेक्शन कमीशन ने तो उसी समय रिबटल दिया, बता दिया आपको। इन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव का, और ये लोग पूरे इलेक्शन प्रोसेस के, ये लोग संविधान के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने में लगे हुए हैं। बूथ वाइज और असेंबली वाइज डिक्लेयर करिए नाम पता के साथ, ताकि वेरिफिकेशन आसान हो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ये महत्वपूर्ण सवाल थे। इस पे कहिए माननीय चुनाव आयोग कि तेजस्वी जी मिसलीडिंग बात कर रहे हैं। मतलब महत्वपूर्ण ये है कि मुद्दे क्या, आप मुद्दे से भाग रहे हैं माननीय चुनाव आयोग, और इसलिए संसद में भी गतिरोध बना हुआ है आपके व्यवहार के कारण। इसके अलावा चुनाव आयोग ने बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सवालों को फैक्ट चेक में भ्रामक बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है और दावे और आपत्तियों के लिए 1 महीने का समय निर्धारित किया गया है। तेजस्वी यादव के उल्टे पड़े दांव पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। वहीं इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर पटना में चुनाव आयोग पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि गहन पुनरीक्षण का काम सही तरीके से नहीं हुआ है, इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। तेजस्वी ने कहा कि आम मतदाता की बात तो छोड़ दीजिए, कई ऐसे आईएएस अधिकारियों का नाम भी इस लिस्ट में नहीं है। जो हमने सवाल पूछे हैं इलेक्शन कमीशन से कि इसमें इलेक्शन कमीशन ने आखिर क्यों छुपाया है, जो लोग भी हैं बूथ वाइज जो है एपिक नंबर जो होता है, ईपीआईसी नंबर जो होता है, जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका स्थानांतरण हुआ है, या जो लोग जो है दूसरे विधानसभा चले गए हैं या शिफ्टेड है, आज उन लोगों को कम से कम इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि आखिर क्या कारणवश जो है नाम काटा गया। नाम काटा है तो नोटिस दिया है कि नहीं दिया है, और क्या आपका प्रोसेस रहा है, क्या तरीका आपने अपनाया है जिससे आपने मृत पाया या शिफ्टेड पाया या रिपीटेड पाया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा के नेता भी मल्लाह के बेटे मुकेश सहनी को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में बीजेपी भी बगैर वीआईपी के सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने केसरिया सीट से वीआईपी का उम्मीदवार खड़ा करने का भी ऐलान किया। कि नाव पे बैठेंगे, जैसे भगवान रामचंद्र जी को हमारे पूर्वज ने पार किए थे, उसी तरीके से वो लोग को मालूम है कि इस बार हम लोग मझधार में फंसे हैं। जब तक मुकेश सहनी जी के नाव पे नहीं बैठेंगे तब तक पार नहीं करेंगे। तो ये मेरी ताकत है और इसके लिए वो इंतजार करे, क्योंकि वो जो मेरे साथ जो धोखा किए, जो जिस तरीके से हमारे साथ हमारे विधायक को खरीद लिए, तो अभी तो ये असंभव नजर आ रहा है। हम मजबूती से महागठबंधन में है और हम दोनों भाई मिलकर सरकार बिहार में बनाएंगे। गरीब और इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का आज नई दिल्ली में निधन हो गया है। लगभग 81 वर्ष के शिबू सोरेन किडनी रोग से ग्रसित थे और इलाज के लिए दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। बीते कुछ दिनों से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। उनके निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है।
इधर सारण जिला के अमनौर प्रखंड में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने 7,000 करोड़ की लागत से बने सड़क और पुलों के निर्माण का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर ग्रामीण कार्य मंत्री ने बताया कि सारण जिला के विकास के लिए कई सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे सारण से पटना जाना आसान हो जाएगा। इस अवसर पर मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने कहा कि आज उन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया गया, जिसका शिलान्यास लालू प्रसाद के शासनकाल में हुआ था। मुख्यमंत्री सड़क उन्नयन और सुदृढ़ीकरण का कार्यक्रम शुरू किया है, उसका उन्होंने पटना से ही शिलान्यास और करार प्रारंभ किया था। तो ये हम लोग जनसंवाद के माध्यम से शिलापट का अनावरण का हरेक विधानसभा में जनसंवाद कार्यक्रम करते हैं। 100 लगभग यहाँ पर हमारे हिसाब से 120 करोड़ की योजना का काम इस साल वित्तीय वर्ष में सिर्फ अमनौर विधानसभा में हो रहा है। पूरे मतलब लोकसभा में अगर आप देखिएगा तो हमको लगता है कि लगभग 7,000 करोड़ के आसपास की योजना है। ऐसा कभी हम सपना भी नहीं सोच रहे। एक साथ 78 सड़कों का कार्य शुभारंभ होगा और 125 सड़कों का निर्माण होगा। श्री मंत्री जी को और नीतीश कुमार जी को, अशोक चौधरी जी को और एनडीए के सभी नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री सबको बधाई देना चाहते हैं और अमनौर की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। विकसित बिहार बनने का सपना, विकसित भारत बनने का सपना है, उसमें अमनौर का भागीदार बने, ऐसा हम लोग का प्रयास है और निश्चित हम लोग सफल होंगे। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। आज पटना में उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी और भाजपा जो कहती है, चुनाव आयोग उनको नोटिस भेजता है। श्री यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से तेजस्वी यादव को वोटर आईडी कार्ड मामले में नोटिस भेजना सही नहीं है। तो इसीलिए एसआईआर पर जिस तरीके से हमला हुआ है पिछले दरवाजे से बीजेपी और चुनाव आयोग, इसमें बिहार और बिहारी के नस्ल पर ही, उसके अधिकार पर ही हमला कर दिया गया। केंद्र सरकार ने अलुवाबाड़ी रोड से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह स्वीकृति पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लिए खास उपलब्धि मानी जा रही है। यह रिपोर्ट देखिए। बिहार और बंगाल को जोड़ने वाले कटिहार रेल मंडल के अलुवाबाड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच अब जल्द ही तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। इस परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद चिकन नेक के रास्ते पूर्वोत्तर के राज्यों में बिहार और देश के दूसरे राज्यों से और ज्यादा कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने में यह माइलस्टोन साबित होगा। यह रेल लाइन बिहार और बंगाल को जोड़ने वाली मुख्य रेल मार्ग भी है। ये जो अलुवाबाड़ी से जो एनजेपी के बीच में जो तीसरी और चौथी लाइन का जो खिंचाव करने का प्रस्ताव आया है, ये बहुत ही सराहनीय है। इससे समय की भी बचत होगी और ये जो टाइम पासिंग के अंतर्गत ट्रेन जो खड़ी रहती थी आने जाने के अंदर में यात्रियों को एवं मालवाहकों को काफी ज्यादा विलम्ब होता था, इससे पैसे की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी और उद्योग को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। देखिए, ये तो कैबिनेट धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन है ये, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एक तो पहले सिंगल लाइन थी, उससे डबल लाइन हुआ, अब ये 4 लाइन का जो प्रोविजन अभी होने जा रहा है, बनने जा रहा है, तो इसमें क्या फायदा क्या ये हो कि गुड्स का जो ट्रांजैक्शन है वो ज्यादा तेजी से हो पाएगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के क्षेत्राधिकार में 57 किलोमीटर की कुल लंबाई में फैली इस परियोजना को लगभग 1786 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का उद्देश्य देश के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक परिवहन बुनियादी संरचना की बढ़ती मांग को पूरा करना है। कटिहार रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कीरेंद्र नारहा ने बताया कि सरकार के इस पहल से न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि माल आवाजाही में भी समय की बचत होगी। साथ ही सेवाओं की समग्र विश्वसनीयता में भी सुधार होगा। यह परियोजना बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में परिवहन नेटवर्क की समग्र दक्षता को भी बढ़ाएगा। बहुत ही सबके लिए फायदा इसीलिए होगा क्योंकि ये चिकन नेक पोर्शन जो है अभी डबलिंग ही था, अभी 4 लाइन जब होगा तो स्मूथली जो भी मतलब ट्रेन है
पहले उस एरिया में जो भी कंजेशन था ये सब सारा निकल जाएगा और बेसिकली पब्लिक को जो है ये जो ट्रेवल टाइम जो है बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा। इस रेल खंड पर भीड़ भाड़ को देखते हुए यात्री और मालगाड़ी की मांग लंबे समय से की जा रही थी। समस्या को दूर करने और परिचालन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तीसरी और चौथी लाइन को स्वीकृति दी गई है। दूरदर्शन समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी की रिपोर्ट। राजधानी पटना और इसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं पटना के कई इलाकों में जलजमाव देखने को मिल रहा है, जिससे आम लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों सहित महिलाओं का सड़क पर चलना भी दूभर हो गया है। का स्थिति तो देख ही रहे हैं सब कोई, पूरा पानी भर ही गया है। 2-3 दिन से पानी छूट नहीं रहा है। आज भर दिन बारिश हुआ है। पटना जंक्शन पर भी पानी जमा है। बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, बहुत दिक्कत हो रही है। रोड पर जो है साइकिल वाला को आना जाने में बहुत परेशानी है। अच्छा, सुबह से पानी हो रही है? सुबह से पानी हो रहा है, रात से पानी हो रहा है। राज्य में हो रही भारी बारिश और कई नदियों के जलस्तर में आई तेजी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटेल भवन पहुंचकर गृह विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सीएम ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग और राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने वहां की व्यवस्थाओं और कार्य पद्धतियों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में वर्षापात की स्थिति, नदियों के जलस्तर की स्थिति का जायजा लिया। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कल पटना के विभिन्न इलाकों में जल निकासी से जुड़ी व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज कुम्हरार के विधायक अरुण सिन्हा, दीघा विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया और पटना नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें वर्षा के कारण पटना में हो रहे जल जमाव की समस्या के समाधान को लेकर चर्चा की गई। रविशंकर प्रसाद ने नगर निगम आयुक्त अनिमेश परासर और अन्य कार्यपालक अधिकारियों को निर्देश दिया कि पटना में सड़कों पर लगे जल जमाव की निकासी की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर जिलों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। एक तरफ जहां बारिश से किसान खुश हैं, तो वहीं सड़कों पर जल भराव भी देखने को मिल रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। एक तरफ बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। तापमान नीचे जाने की वजह से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है, तो दूसरी तरफ नदियां उफान पर हैं। राजधानी पटना समेत कई जिलों में देर रात से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। कई जिलों में सुबह की शुरुआत भी बारिश के साथ हुई है। बीते दिनों की तरह ही मौसम विभाग ने रविवार को भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक रविवार को मधुबनी, दरभंगा और सुपौल में अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। आंधी तूफान के बीच आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, पटना, नवादा, गया, नालंदा, जमुई, भागलपुर, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय और मधेपुरा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बांका, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, अरवल में 5 से 15 मिलीमीटर बारिश की संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। पटना जिले की मसौढ़ी की सविता देवी के लिए आने वाला 15 अगस्त यादगार बनने वाला है।
उन्हें राष्ट्रपति भवन की ओर से खास न्योता मिला है। स्वतंत्रता दिवस की शाम सविता देवी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ डिनर में शामिल होंगी। पटना जिले के मसौड़ी की तारेगना डीह की रहने वाली सविता देवी साधारण जीवन जी रही हैं, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया है। दरअसल सविता देवी के घर हाल ही में राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण कार्ड पहुंचा है। ये कार्ड उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है। सविता देवी को 15 अगस्त की शाम को राष्ट्रपति भवन में होने वाले डिनर में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये खास मौका सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे मसौड़ी के लिए गर्व की बात बन गई है। परिवार के लोग खुशी से झूम रहे हैं। मोहल्ले वाले रिश्तेदार उन्हें फोन पर बधाई दे रहे हैं। मैं सविता देवी वार्ड संख्या तारेगना डीह वार्ड नंबर मसौड़ी पटना के अस्थायी निवासी हूँ। आज मसौड़ी उप डाकघर के डाकिया द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से संदेश पत्र वितरण किया गया। संदेश पत्र के माध्यम से मुझे 15 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाले कार्य में आमंत्रित किया गया। आमंत्रित हेतु माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। सविता देवी को कार्ड के साथ एक सुंदर बैग और कुछ तोहफे भी मिले हैं। निमंत्रण पत्र पर पारंपरिक मधुबनी पेंटिंग की झलक भी देखने को मिल रही है, जो इसे और खास बना रही है। सविता देवी स्वर्गीय शिवशंकर पंडित की पत्नी हैं। उनके पास पक्का मकान नहीं था। उनका चयन प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के तहत हुआ। योजना से आर्थिक लाभ मिलने के बाद उन्होंने पक्का मकान बनवाया। सविता देवी को पीएम आवास योजना की सफल लाभार्थी के रूप में पूरे प्रदेश से चुना गया है। डिनर कार्यक्रम 15 अगस्त शाम 6 बजे आयोजित होना है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य गणमान्य भी शामिल होंगे। समारोह के दौरान सविता देवी को राष्ट्रपति सम्मानित भी करेंगी, जो उनके लिए बेहद खास पल होने वाला है। दूरदर्शन समाचार के लिए मसौड़ी से सीमा सिंह की रिपोर्ट। आज पवित्र सावन माह का अंतिम सोमवार है। इस मौके पर शिवालयों को विशेष रूप से सजाया गया है। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना कर रहे हैं और अपने परिजनों और घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। गिरना अच्छा नहीं होता है, किसी को भी घर में दुख नहीं मिलाना चाहिए। बहुत पवित्र है, बहुत अच्छे दिन है और अंतिम श्रावण का सोमवारी है और जो भी मांगेंगे इनका मनोकामना पूर्ण होगा। और सुबह में बाबा का अभिषेक हुआ, फिर जो है जलाभिषेक चलेगा। बाबा के दरबार में भीड़ है। हाँ, मनसा हम लोग को पूरा करस। बस हम यही चाहते हैं बाबा से शांति बने रहे, सब लोग सब पंच अच्छा रहे। सावन के महीने में शिव की पूजा और अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे भक्तों को विशेष कृपा और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। यह मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल बन गया है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह से पर्यटकों को आकर्षित करता है। पेश है एक रिपोर्ट। सावन के महीने में अजगैबीनाथ मंदिर के दर्शन का विशेष महत्व है। यह मंदिर गंगा नदी के किनारे एक चट्टान पर बना है। यहीं से भक्त पवित्र गंगा जल भरकर कांवड़ यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह मंदिर भागलपुर मुख्यालय से मात्र 26 किलोमीटर दूर पश्चिम सुल्तानगंज में स्थित है। यह मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों पर बना हुआ है। मंदिर में देवताओं और प्रतीकों की प्राचीन नक्काशी है, जो भारतीय राजवंशों की कला और स्थापत्य शैली को दर्शाती है। मंदिर के शिखर पर ध्वज लगा है, जिसे रानी कलावती ने 1885 में दान के तौर पर दिया था। इस मंदिर में दूर दूर से दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव का त्रिशूल भी इसी जगह पर स्थापित है। इस मंदिर में शिवलिंग और त्रिशूल के दर्शन करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। बड़ा धनुष बाबा शिव जी का नाम है, उस नाम पर हर मंदिर का नाम होता है। तो जैसे अशोक धाम है
झारखंडी धाम है। इस तरीके से बाबा अजगब नाम का धनुष बाबा शिव जी महादेव का था, इसलिए इसका नाम जो है अजगबीनाथ पड़ा। अजगैबीनाथ धाम की उत्पत्ति त्रेता युग में हुई है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान राम ने रावण से युद्ध से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। यह मंदिर प्राचीन ऋषियों के लिए गहन साधना स्थल भी रहा है। वास्तुकला की दृष्टि से यह एक शिला नक्काशीदार मंदिर है, जिसमें एक पवित्र शिवलिंग है जो निरंतर गंगा जल से नहाया रहता है। इस मंदिर के 2 महंतों सिद्धार्थनाथ भारती और केदारनाथ ने गंगा जल लेकर देवघर जाने की परंपरा शुरू की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और अजगैबीनाथ मंदिर में ही रहने का आशीर्वाद दिया। अजगैबीनाथ मंदिर का देवघर के बाबा धाम से खास कनेक्शन है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के गर्भगृह से एक रास्ता सीधे देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम जाता है। अजगैबीनाथ से बाबा धाम की दूरी 105 किलोमीटर है। श्रद्धालु पहले अजगैबीनाथ मंदिर में जल चढ़ाते हैं, उसके बाद वे देवघर के बाबा धाम में जल चढ़ाते हैं। लेकिन अजगैबीनाथ मंदिर का कोई भी पुजारी देवघर के बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाने नहीं जाता है। यह केवल एक शिव मंदिर नहीं, बल्कि सावन में लाखों कांवड़ियों की आस्था का केंद्र है, जो यहाँ गंगा जल लेकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ को समर्पित करते हैं। यहीं से सावन में इस धर्म यात्रा की शुरुआत होती है। यह मंदिर गंगा के उस हिस्से में स्थित है जहां नदी उत्तरवाहिनी बहती है, जो हिंदू धर्म शास्त्रों में अत्यंत दुर्लभ और पवित्र मानी जाती है। अजगैबीनाथ धाम की अहमियत को देखते हुए नीतीश सरकार ने सुल्तानगंज का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जो भी प्रतिमा प्रकट हो रहा है, बहुत प्रतिमा तो हमारे लोगों के सामने में जो है सिर्फ आकार बना हुआ था, और अभी वह स्पष्ट रूप में जो है वो दिख रहा है। यहाँ जिंदा पत्थर है ये, और यह प्रतिमा अपरूप प्रतिमा है, यह नहीं कोई इसको बनाया है। और आज भी बहुत सा जो है आकृति है बना हुआ, और हमको लगता है वो 10 साल में जो है पूर्ण हो जाएगा रूप। श्रावणी मेला में लाखों कांवरियां की भीड़ लगती है, और इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए तरह तरह की व्यवस्था की गई है, और जगह जगह प्रशासन तैनात है। जैसे गंगा किनारे बैरिकेटिंग का व्यवस्था है, और एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और उनका ध्यान रख सके। भागलपुर से अवधेश मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। राजगीर में 9 और 10 अगस्त को एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होगा। इस टूर्नामेंट में 8 पुरुष और 8 महिला टीमें हिस्सा लेंगी। आयोजन में भारत, हांगकांग, चीन, यूएई, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और नेपाल जैसे एशिया के शीर्ष रग्बी देश अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। बिहार में होंगे। राजगीर में ये अगस्त 9 और 10 को हम ये प्रतियोगिता रखेंगे। हमें प्रसन्नता इसलिए है क्योंकि बिहार एज अ रग्बी प्लेइंग स्टेट ने बहुत सुंदर सुनहरा प्रदर्शन किया है। आजकल हम देख रहे हैं कि बिहार में खेलकूद के लिए बहुत सा प्रोत्साहन मिल रहा है। अंडर द एजेस ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी बहुत से अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स अलग अलग खेल के यहाँ पे बिहार में हो रहे हैं, और उसी का एक हिस्सा है दिस अंडर 20 एशिया रग्बी सेवन्स टूर्नामेंट। और चलिए अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर डालते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है और इस पर किसी तरह का सवाल उठाना सही नहीं। तेजस्वी यादव के खिलाफ संज्ञान लेने की एनडीए नेताओं ने की मांग, कहा 2-2 वोटर कार्ड रखने पर होनी चाहिए जांच। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग पर बोला हमला।
मुकेश सहनी ने किया दावा, बिना वीआईपी के बिहार में किसी पार्टी की नहीं बनेगी सरकार। कहा, एनडीए गठबंधन के नेता अपने पाले में करने के लिए कर रहे हैं संपर्क। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग का किया निरीक्षण। कहा, आपातकालीन संचालन केंद्र है बहुत उपयोगी। और आज पवित्र सावन माह का अंतिम सोमवार है। शिवालयों में भक्तों की देखी जा रही है भीड़। फिलहाल के लिए प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन यहीं पर समाप्त हुआ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बैठे बैठे हाय एक डाली पे